नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आप सभी को पता होगा आज हम दूसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे, ठीक ना। प्रैक्टिस सेट 2 है आपका गणित का। कल मैंने एक प्रैक्टिस सेट अपलोड किया था, कल नहीं परसों किया था, ठीक। वो आपका इस टाइप से व्हाइट बोर्ड वाला नहीं था, उसमें ब्लर आ रहा था, ठीक, तो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए इस बार बोर्ड के माध्यम से हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो आप छत्तीसगढ़ की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, भर्ती परीक्षा बोला जाए तो चाहे छत्तीसगढ़ पटवारी हो, वन रक्षक भर्ती परीक्षा हो, ठीक, या छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा जो आगे आएगा, आपका आरआई भर्ती परीक्षा, कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं तो सारे चीजों के लिए आपका वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो क्यों? क्योंकि गणित में सभी के लगभग समान टॉपिक से प्रश्न आते हैं, केवल लेवल कोई का इजी टाइप का रहता है, कोई मॉडरेट कर देता है। जिस प्रकार के एग्जाम होते हैं उस प्रकार से लेवल कर दिया जाता है। तो प्रैक्टिस सेट हम देखते हैं, जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, उसी टाइप के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो कल आप सभी को पता होगा, मैं एक प्रश्न को बोला था कल बताऊंगा करके। तो प्रश्न आपका है, देखिए वो प्रश्न था 44 गुणा 96 के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मैं प्रश्न यहाँ नीचे देखकर बताऊंगा, अपने मोबाइल में आपको स्क्रीन पर दिखेगा, उसके बाद हम यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं उस प्रश्न को देख लेता हूं जो कल मैंने बताया था आपको। क्या बोला था? गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। आपको स्क्रीन पर दिखेगा किसके गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना था? 44 गुणा 96, ठीक। इसके गुणनखंडों की संख्या आपने को ज्ञात करना था कि कितने गुणनखंड इसमें हैं, उनकी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो भी संख्या दिया हो उसका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, ठीक। जैसे यहाँ देखिए दो संख्या दी हुई है, पहला 44, दूसरा 96, इन दोनों का हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो 44 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं इस प्रकार से। देखिए कितना आता है, 2 के साथ 22 बार में जाएगा, फिर 2 11 बार में जाएगा, फिर 11 का 1, इस प्रकार से लघुत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। फिर हम निकालेंगे 96 का लघुत्तम समापवर्तक, ठीक, 96 का। अब यहाँ देखिए, ठीक, इसका निकालेंगे, ये भी 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, तो 2 चक्को 8 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा आपका। फिर यहाँ 2 दूना 4, 2 चक्को 8। मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना आता होगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। 2 का यहाँ 12 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 से देंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लघुत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। अब देखिए इनके गुणनखंडों को हम किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए 44 में क्या है, 44 में 2 गुणा 2 गुणा 11 है, तो उसको हम 44 के नीचे यहाँ लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 11, ठीक। उसके बाद गुणे का चिन्ह है तो यहाँ गुणे का चिन्ह करते हैं, ठीक ना, 11, उसके बाद गुणे का चिन्ह। फिर यहाँ देखिए कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5, उसके बाद एक बार 3 है, तो इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, फिर एक बार 3। अब देखिए जो जितने बार है उतने घात के रूप में हम लिख लेते हैं, ठीक। देखिए 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की घात क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अब आगे क्या है अपने पास, 3, ठीक ना, 11 है, 11 को भी लिख सकते हैं, 11 अकेले है तो 11 की घात 1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ 3 है तो 3 की घात 1 लिखेंगे। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब देखिए आगे किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ देखिए जब भी आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना हो, क्या करना हो, संख्या ज्ञात करना हो, तो संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, संख्या जब भी आपको ज्ञात करना हो, जो भी घात में दिया हो, ठीक, जो भी घात में दिया हो उन सभी में 1 जोड़ के गुणा कर देना है। जैसे देखिए यहाँ घात में कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखना है 7 धन 1, फिर यहाँ गुणा कर देना है। फिर यहाँ 11 के घात में 1 दिया हुआ है तो 1 धन 1 लिखेंगे, फिर यहाँ गुणा कर देंगे, ठीक। फिर यहाँ 3 की घात में 1 दिया हुआ है तो फिर यहाँ 1 धन 1 लिखेंगे, इस प्रकार से। अब देखिए 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8, फिर गुणे का चिन्ह है तो गुणा हो जाएगा, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर गुणे का चिन्ह है गुणा, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार से 8 दूना 16, 16 दूना 32, कितना हो जाएगा आपका 32, ठीक। ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा स्क्रीन पर, लेकिन मैं ऑप्शन बता दूंगा, ठीक, कल से ऑप्शन दिखा दूंगा मैं स्क्रीन पर भी आपको, तो ऑप्शन आपको देख के पता चल जाएगा, मैं आपको बोल दूंगा, ठीक। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 32। देखिए इस संख्या में यदि आपको अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा, वो 32 हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या आपके पास दिया गया हो, उसमें पूछे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 2 संख्याओं का था, यदि सिंगल संख्या कोई दिया हुआ हो, उसमें बोले अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप इस प्रकार से उसका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। फिर जो भी अभाज्य संख्या होंगी वो अभाज्य संख्याओं का घात निकालेंगे। घात निकालने के बाद घात में 1 जोड़ के उसके बाद गुणा कर देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा वीडियो आपको कैसे
लगे। आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, सारी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहां आपको कुछ कुछ जानकारियां मिलती रहती है, वहां जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, ये देखिए अगला प्रश्न है, एक्स वाई का 70% है तो वाई एक्स का कितना परसेंट है। ठीक, पूछा है एक्स वाई का 70% है तो वाई एक्स का कितना परसेंट है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन है 173 सही 4/7, 125 सही 5/7, 142 सही, इस प्रकार से ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो देखिए कैसे आंसर निकालेंगे। एक्स वाई का 70% है बोला है, ठीक ना, मतलब एक्स वाई का 70% है। एक्स वाई का 70% है मतलब एक्स वाई का 70% का मतलब गुणा 70% का मतलब 70/100। ठीक, देखिए 70% जो भी परसेंट आपको दिया हो उसका मतलब होता है बट्टा में 100। 20% दिया हो तो 20/100। ठीक, इस प्रकार से तो बोला है एक्स वाई का 70% है, ठीक ना, एक्स वाई का 70% है तो का के जगह गुणा रख दीजिए और बराबर, बस यही आपको प्रश्न में बोला गया है कि एक्स वाई का 70% है। तो पूछा है कि जो है वाई एक्स का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एक्स वाई का मान। तो देखिए कैसे निकालेंगे, एक्स बट्टा वाई निकाल लेते हैं। तो देखिए वाई को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा एक्स बट्टा वाई बराबर यहाँ हो जाएगा 70/100। अब इन जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, आपका यहाँ हो जाएगा 7/10। इसका मतलब है x को हम 7 मान सकते हैं और y को हम 10 मान सकते हैं। ठीक, मान लेते हैं x बराबर 7 है, y बराबर 10 है। तो हमारे पास पूछा है कि y x का कितना परसेंट है। ठीक ना, y जो है x का कितना परसेंट है। हमने माना है x बराबर 7 और y बराबर 10, यहां से निकाले हैं। ठीक, पूछा है कि y जो है x का कितना परसेंट है। जिसका बोले उसको नीचे में, क्या जिसका बोले उसको नीचे में, का किसके पहले है, का है x के पहले, ठीक ना, y x का कितना परसेंट है तो का के पहले क्या है x है। तो जो भी का के पहले हो उसको नीचे लिखिए, जैसे यहाँ देखिए 7 है नीचे लिख दीजिए। अब कितना परसेंट है मतलब 10 जो है, ठीक ना, इसका कितना परसेंट है, y x का कितना परसेंट है तो का के पहले x है तो x को नीचे लिखे 7 बट्टे में 10 और परसेंट निकालना है इसलिए 100 से गुणा। ठीक ना, इसका मतलब है वाई एक्स का कितना परसेंट है। ठीक, कितना परसेंट है इसके लिए। ठीक, तो इस प्रकार से परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा। बस इस प्रकार से आप इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 100 गुणा 10 करेंगे तो आपके पास 1000 आ जाएगा और 1000/7 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से अब देखिए इसको इस प्रकार से आपका आंसर ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, आपके ऑप्शन में सही के रूप में दिया रहेगा। तो उसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। इसको आप भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा एक बार में, ठीक ना, तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा तो 10 घटाएंगे 3 बचेगा, फिर यहाँ 0 300 बचेगा। फिर यहाँ देखिए इसको फिर से 4 बार घटाएंगे, 4 बार, एक मिनट, यहाँ देखिए फिर 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ 2 बचेगा। ठीक, फिर इस प्रकार से हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 7 दूना 14, 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ फिर 6 बचेगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा 142 सही 6/7। इस प्रकार से आपका परसेंट के रूप में निकलकर आ जाएगा सही के रूप में। ठीक, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा 142 सही 6/7। इस प्रकार से आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आप ऐसे सवालों को आसानी से हल करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा आपका इसका कैलकुलेशन जो था लेंदी था, क्योंकि आपके परीक्षा में जो है, ठीक ना, भर्ती परीक्षा में लेंदी टाइप के ही कैलकुलेशन पूछे जाते हैं। कभी कभी साधारण टाइप का पूछने का चांस कम रहता है, इसलिए आप जब कठिन को आप करोगे तो सरल को आप आसानी से हल कर लोगे। चलिए आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न भी पढ़ लेता हूं मैं और इधर मिटा रहा हूं, आप देखते रहिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, ए बी व सी मिलकर, ठीक, ए बी व सी मिलकर 550 रुपए में काम कर सकते हैं। ए बी सी 3 लोग हैं, वो क्या करते हैं 550 रुपए में किसी काम को कर सकते हैं। ए व बी एक साथ काम का 7/11 काम करते हैं, ठीक ना, तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्या बोला है कि ए बी सी 3 लोग हैं, तीनों लोग में से मिलाकर ए व बी जो है एक साथ काम का 7/11 काम करते हैं, तो सी का हिस्सा अपने को ज्ञात करना है। अब यहाँ समझिए, ए बी व सी 3 लोगों को दिया हुआ है, ठीक ना, ए बी व सी ये तीनों मिलकर कितने रुपए कमाते हैं, आपके 550 रुपए कमाते हैं। ठीक, अब उसमें बोला है कि ए व बी का जो है
ठीक ना 7/11 काम करते हैं। ए व बी मिलकर, ठीक ना, ए व बी मिलकर कितना काम करते हैं 7/11। तो ये जो 11 है, 11 क्या है आपका, 11 है कुल कार्य। क्या माना जाता है इसको, कुल कार्य माना जाता है। ठीक ना, जब भी इस प्रकार से दिया हो तो 11 को जो भी नीचे दिया हो, जैसे दो लोग को मिला के बट्टा में दिया हो, तो ये जो नीचे रहता है वो मनाता है कुल कार्य। ठीक ना, बोला है ए बी और सी तीनों मिलकर 550 रुपए कमाते हैं। ए व बी मिलकर 7/11 काम करते हैं। कोई भी काम है जो कि 11 भाग में है, ठीक ना, 11 प्रकार से है आप बोल सकते हैं, या फिर 11 यूनिट काम है, तो उसमें से 7 यूनिट काम ए व बी मिलकर कर सकते हैं। क्या बोला है, ए व बी मिलकर 11 यूनिट काम में से 7 यूनिट काम कर सकते हैं। ठीक ना, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ आपका 7 यूनिट। ठीक ना, या फिर 7 बोल सकते हो। तो हमारे पास, ठीक, तो हम यहाँ से सी का यूनिट निकाल सकते हैं आसानी से। जब ए व बी मिलकर 7 यूनिट कर रहे हैं तो सी कितना यूनिट करेगा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर 11 यूनिट कर रहे हैं, क्योंकि कुल कार्य यहाँ कितना है 11 है। तो सी कितना यूनिट करेगा, यहाँ देखिए, यहाँ 7, ए प्लस बी का मान 7 रख देंगे तो 7 प्लस सी बराबर 11 हो जाएगा। सी का मान निकालेंगे तो 11 माइनस 7 हो जाएगा, 11 में 7 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 4 यूनिट निकल कर आएगा सी का मान। ठीक, तो सी का मान निकल कर आ गया। हमारे पास पूछा है पैसा, ठीक ना, कि कितना पैसा आपका जो है मिलेगा सी को। ठीक ना, सी का हिस्सा कितना है, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, पहले में आपका 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 450 रुपए, इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ठीक, तो यूनिट हमने निकाल लिया, पैसे आसानी से निकाल लेंगे। जैसे देखिए, इन सभी यूनिट को जोड़ देंगे तो टोटल इन तीनों का कमाई का पैसा निकल जाएगा। उसके बाद 1 यूनिट का मान निकालेंगे। उसके बाद सी का कितना है 4 यूनिट है, तो 4 से गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ देखिए कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, हम ए और बी मिलकर 7 यूनिट कर रहे हैं और सी 4 यूनिट कर रहा है। ठीक, तो हम जब तीनों के पैसे को जोड़ते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का पैसा जोड़ते हैं, तो कितना आता है 550 रुपए। ठीक ना, एक ए व बी मिलकर 7 यूनिट कर रहे हैं, ठीक, और सी 4 यूनिट कर रहा है। ये सभी मिलकर 550 कमा रहे हैं। ठीक, 7 4 मिला के 11 हुआ, मतलब 11 यूनिट बराबर 550 है यहाँ। तो 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। 1 यूनिट के लिए 550/11 हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ कितना निकल गया, 11 एकम 11, 11 पच्चे 55 हो जाएगा, 50। 1 यूनिट का मान कितना निकल कर आ जाएगा 50। ठीक, 1 यूनिट बराबर आपका निकल कर आया 50। तो 4 यूनिट जो है सी का मान है। सी का हिस्सा पूछा है तो सी का हिस्सा कितना है, यहाँ 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 50, तो 4 यूनिट बराबर 4 गुणा 50, 4 गुणा 50। अब 4 का गुणा 50 से कर देते हैं तो 50 छक्को 200 हो जाएगा। कितना, 200 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। मतलब सी का हिस्सा कितना है, इसमें से 550 रुपए में से सी का हिस्सा कितना है 200 रुपए। ठीक, 200 रुपए सी अपना लेगा, चला जाएगा। ठीक, तो 200 रुपए 550 में सी का हिस्सा है। तो इस प्रकार से आप हल करोगे प्रश्नों को और समझोगे। ठीक, क्योंकि ये कार्य व समय का आपका प्रश्न है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। चलिए इसको मिटा देता हूं मैं। चैप्टर वाइज में आपको तैयारी कराता, लेकिन प्रॉब्लम समस्या यह है कि पटवारी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक, तो पटवारी परीक्षा के लिए अभी चैप्टर वाइज तैयारी करने का आपका समय लगभग समझ लीजिए कि समाप्त होने वाला है। अभी आप चैप्टर वाइज करोगे, यदि बेसिक से आपको पढ़ना है तो कम से कम आपको 2 महीने टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, और 2 महीना आपके पास पटवारी के लिए समय नहीं है। बाकी बेसिक यदि आपको आता है तो चैप्टर वाइज भी समाप्त किया जा सकता है, लेकिन बेसिक आपको नहीं आता है तो चैप्टर वाइज समाप्त करने में प्रॉब्लम आपको जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। प्रैक्टिस सेट को यदि आप समझ जाओगे तो सभी प्रश्न हल कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी पार्टी में 10 व्यक्ति हैं। ठीक, किसी पार्टी में जो है 10 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं। ठीक, तो बताओ कुल कितने उपहार दिए गए। ऑप्शन में दिया हुआ है 100, 90, 45, 50। अब यहाँ बोला है कि कोई एक पार्टी है, ठीक ना, पार्टी में कितने व्यक्ति हैं, टोटल 10 व्यक्ति हैं। 10 व्यक्ति में से प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देता है। जैसे मैं आपको देता हूं, आप मेरे को उपहार देते हो। ठीक, 2 लोग हैं तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं। तो इसमें पूछा है कि कुल कितने उपहार दिए जाएंगे। ठीक ना, जब प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं तो कुल कितने उपहार दिए जाएंगे। तो इसको ज्ञात करने का एक ट्रिक आप याद रख लीजिए। ठीक ना, ऐसे जब भी आपके पास प्रश्न है उपहार वाला, ठीक ना, तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख लीजिए। इसका ट्रिक होता है n-1। ठीक, इसका ट्रिक क्या होता है, n-1। n क्या है, n जो है व्यक्तियों की संख्या है। क्या है, व्यक्तियों की संख्या, महिलाओं की संख्या, जो भी दिया हो, ठीक ना,
उसकी संख्या है, ठीक ना, n इसमें। तो इस प्रकार से जब भी आपके पास कोई भी उपहार बोल दे, कोई भी गुलदस्ता बोल दे या कुछ भी चीज देने की बात करते कि एक दूसरे को देते हैं, ठीक, तो यही सूत्र आपको लगेगा n(n-1). तो देखिए n का मान इसमें कितना दिया हुआ है आपका 10 दिया हुआ है, ठीक ना, तो 10 हो जाएगा और n-1 मतलब 10-1 इस प्रकार से। अब देखिए कितना हो जाएगा 10 और 10 में 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 10 गुणा 9। अब 10 गुणा 9 मतलब 90, ठीक ना, कितना हो जाएगा 90। तो 90 उपहार टोटल दिए जाएंगे, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन में दिया है आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में 90, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमारे पास क्या बोला, कोई भी उपहार बोले या कुछ भी चीज देने की बात कहे, ठीक ना, तो ये सूत्र लगेगा। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास बोले कि जो 10 आदमी है, ठीक ना, वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, ठीक ना, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, ठीक ना, जैसे आपको पता होगा हाथ मिलाना, ठीक, हाथ मिलाते हैं तो वो कितने प्रकार से हाथ मिलाए जा सकते हैं उस समय, ठीक ना, जब जैसे आप और हम हैं तो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, ठीक है, तो कितने प्रकार से हाथ मिलाए जा सकते हैं, तो क्या है, ठीक ना, हाथ मिलाना है, ठीक ना, तो या फिर गले लगना है, ठीक ना, एक दूसरे से गले लगते हैं तो कितने प्रकार से गले लगाए जा सकते हैं। तो उसके लिए सूत्र जो होता है वो इस सूत्र की जगह आपका n-1 बट्टा में 2 होता है। इन दोनों चीजों को आप याद रख लीजिएगा, ठीक ना, n-1 बट्टा 2 होगा जब वो आपस में गले मिलेंगे या फिर हाथ मिलाएंगे, ठीक, इस प्रकार से। और जब एक दूसरे को कुछ देंगे तो सूत्र लगेगा n-1। इन दोनों को आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों से प्रश्न बनने के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक, चांस होते हैं। और डायरेक्ट आपका बिल्कुल कुछ समय में 30 सेकंड में इसको आप हल कर सकते हो आसानी से। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, 1 से 70 तक की संख्याओं में 6 कितनी बार दिखाई देता है, ठीक है, 1 से 70 तक की कोई संख्या है, उसमें जो है 6 कितनी बार दिखाई देता है। देखिए 1 से 70 तक की संख्या में 6 कितनी बार दिखाई देता है, ऑप्शन दिया हुआ है 15, 16, 17, 18, ठीक, 15, 16, 17, 18 चार ऑप्शन दिए हुए हैं। कितना बोला है 1 से 70 तक की, 1 से 70 तक की संख्या में 6 आपका जो है कितने बार दिखाई देता है। तो इसका कोई ट्रिक नहीं है, आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन करने के भी कुछ तरीके होते हैं, उसको समझिए कैसे हम इसको गिनेंगे कि 1 से 70 तक की या फिर 1 से 100 तक की संख्या में पूछ दे, 6 के जगह 9 पूछ सकता है, आपके पास 11 पूछ सकता है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में 11 कितने बार होते हैं, इस प्रकार से। तो कैसे गिनेंगे, सबसे पहले आपको देखना है 1 से 9 तक, ठीक है, 1 से 9 तक में कितने बार आते हैं, ठीक, 1 से 9 तक में मतलब इकाई अंक पे 1 से 9 तक में कितने बार आता है, एक बार। एक बार कब आता है आपका 1 से 9 तक में 6 आता है, एक उसी बार आता है, ठीक। अब आगे आपको देखना है 10 से जितने बार में, देखिए 6 पूछा है ना हमारे पास, 6 पूछा है कि 6 कितने बार आएगा, ठीक, तो 6 कब से आना स्टार्ट होता है, 59 के बाद जब 60 आता है तो 60, 61, 62, 63, 64 इस प्रकार से लगातार 6 आना स्टार्ट होता है। तो 10 से हम 59 तक देखेंगे, क्या करेंगे 10 से 59 तक देखेंगे, जहां मतलब जो जैसे यहाँ 7 पूछता तो 70 से पहले 69 तक देखते, 8 पूछता तो हम कितना तक देखते 79 तक देखते, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपके पास 6 पूछा है तो 60 से कम 59 तक देखते हैं कितने बार में आता है, ठीक। तो 10 से 59 तक में कितने बार आएगा, देखिए 10 से 59 तक में कितने बार आएगा, एक बार 16, फिर यहाँ 26, फिर यहाँ 36, फिर यहाँ 46, फिर यहाँ 56, इतने बार आएगा लगभग। देखिए 1 2 3 4 5 लिखते जाइए और यहाँ 6 6 लिखते जाइए। यदि आपको गिनती अच्छे से नहीं आता है तो फिर आसानी से लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक, कितने बार आता है 1 2 3 4 5, कितने बार आता है 5 बार आता है, ठीक, मतलब आपका जो है 10 से 59 तक कितने बार आता है 5 बार आता है। अब देखिए अब हम देखते हैं 60 से 70 तक, ठीक, 60 से 70 तक कितने बार आता है, देखिए 60 से 70 तक कितने बार आता है, 60 में 1 आता है, फिर 61 में आएगा, फिर 62 में आएगा, फिर 63 में आएगा, फिर 64, फिर 65, फिर 66, फिर 67, फिर 68, फिर 69, फिर यहाँ आपका 70 में नहीं आता है, ठीक। अब इसको गिन लीजिए कितने बार आता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने बार आता है 11 बार, क्योंकि 66 में
2 बार आता है, ठीक ना, इसलिए 11 बार। तो कितने बार आता है? 11 बार। अब आप इन तीनों को जोड़ लीजिए, कितना हुआ देखिए, 11 और 5 16, 16 हुए 17, या फिर 5 1 6, 11 6 17। टोटल कितने बार आया आपका? 17 बार, ठीक ना, 17 बार। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, तीसरे में 17 बार। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप कोई भी संख्या आपके पास पूछे कि 9 कितने बार आता है, 11 कितने बार आता है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन करके आप निकालिएगा, आसानी से आप सरल भाषा में निकाल सकते हैं इसको। आपका समय भी कम लगेगा और गलत होने का चांस भी कम रहेगा। तो आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम फिर से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, तीन 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। ठीक, 300 ग्राम चीनी का घोल है जिसमें 40% आपका जो है चीनी है। इसमें कितनी ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए? अब इसको समझिए, मिश्रण के प्रश्न है, ठीक ना, मिश्रण का प्रश्न है। 300 ग्राम चीनी का कोई घोल है जिसमें 40% चीनी है, कितनी चीनी और मिलाई जाए चीनी मात्रा 50% हो जाए? अब देखिए टोटल कितना है चीनी के घोल, हाँ चीनी का घोल टोटल कितना है? 300 ग्राम, ठीक ना, 300 ग्राम चीनी का घोल है। यहाँ चीनी का घोल मतलब शरबत, इसको आप बोल सकते हो, ठीक, शरबत आपके पास है 300 ग्राम। इसमें क्या है? 40% चीनी है। कितना है? 40% चीनी है बोला है, ठीक, 40% चीनी है। 40% चीनी है तो कितना हो जाएगा? 300 का 40%, 300 का 40% निकालने के लिए 300 गुणा 40/100, ठीक ना। 300 का 40% कैसे निकालेंगे? 300 गुणा 40/100 करके हम 300 का 40% आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक, 300 गुणा 40/100। अब देखिए इसको आप काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, उसके बाद 4 तिया 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120, ठीक, 120। तो कितना है? 120 ग्राम इसमें क्या है आपका? चीनी है। तो इसमें से 120 घटा दीजिए तो कितना बचा? 180 ग्राम, ठीक ना। 180 ग्राम क्या है? इसमें पानी है, ठीक, पानी है जो भी है इसमें, ठीक ना, जो भी मिला हुआ है वो 180 ग्राम है। 120 ग्राम चीनी है, 40% चीनी 120 ग्राम है। इसमें इसको करना कितना है? 50%। कितना करना है? 50% करना है। 40% से 50% करना है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, कोई भी मिश्रण है, ठीक ना, कोई भी मिश्रण है, इसमें आपका 50% यदि शक्कर हो गया, चीनी हो गया, ठीक, 50% चीनी हो गया, तो अन्य जो है, ठीक ना, अन्य जो भी मान लीजिए पानी है, ठीक ना, तो पानी कितना रह जाएगा? यदि 50% चीनी है तो उसमें पानी कितना रह जाएगा? 50% रहेगा, क्योंकि टोटल कोई भी मिश्रण हो आपका 100% से ज्यादा नहीं होता है। कोई भी चीज हो आपका 100% में कंप्लीट आ जाता है, चाहे वो कितना हो, ठीक। तो 50% चीनी हो जाएगा घोलने के बाद, तो 50% पानी रहेगा, ठीक ना, जो भी जिसमें घुला रहेगा वो रहेगा, तो 50% भी रहेगा। तो इन 50 और 50 का रेशियो कितना हो गया? मतलब 50% और 50% का अनुपात निकालेंगे तो 1:1 हो जाएगा, ठीक है। तो 50% पानी बराबर, इसको तो हम चेंज कर नहीं गए हैं, अपने को मिलाना है चीनी। प्रश्न में क्या बोलना है? कितना और चीनी मिलाया जाए, ठीक ना। तो पानी आपका एक क्या है? समान रहेगा, मतलब 180 ग्राम ही ये रहेगा, ठीक ना। तो 50% बराबर 180 ग्राम है, ठीक ना। पानी 50% बराबर 180 ग्राम है। तो चीनी को भी कितना करना है? 50%। 50 सॉरी पानी नहीं होगा, पानी कभी ग्राम में नहीं नापते हैं, ठीक ना। यहाँ कुछ भी घोल होगा, नमक हो सकता है, ठीक ना, कुछ भी घोल हो सकता है। देखिए 50% इसको भी करना है, 50% इसको करना है। इसका 50% बराबर 180 ग्राम, तो इसका भी 50% बराबर कितना हो जाएगा? 180 ग्राम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 180 ग्राम ही ना होगा, ये भी तब भी तो 50% 180 ग्राम है, तो भी 50% 180 ग्राम होगा। अब 120 से 180 कितना मिलाएंगे तो होगा? तो मतलब कितना मिलाएंगे? 120 में 180 होगा, तो इसको घटा दीजिए, तो 180 में 120 घटाएंगे तो 60 ग्राम हो जाएगा, ठीक। तो कितना चीनी और मिलाया जाए कि मात्रा 50% हो जाए, तो 60 ग्राम चीनी और मिलाया जाए तो मात्रा क्या हो जाएगा आपका? 50% हो जाएगा। इस प्रकार से आप हल कर सकते हो। ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर आपके सी में दिया हुआ है 60 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% पहले चीनी है, इसमें आप कितनी चीनी मिलाई जाए, ठीक ना। तो उसके लिए हम इस 50% करना है, तो हम देख लेते हैं कि अन्य जो है वो कितने परसेंट बचा, तो उन दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, तो 1:1 है, ठीक ना। तो 180 ग्राम 50% है, तो इसका भी 180 ही होगा, 50% है तो, ठीक। तो 120 में कितना मिलाएंगे कि 180 हो जाएगा? तो 120 में 60 मिलाएंगे तो 180 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार से आपका 60 ग्राम सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए
देखते हैं अब अगला प्रश्न। इन सबको आप उतार लीजिएगा। यदि आपको कंफ्यूज लगे या फिर न समझ आए, आप उतारना चाहें, आपका मन करे तो आप इसको उतार सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे फिर से अगला प्रश्न। वीडियो को यूज करके आप उतार सकते हैं इसको, उतारना चाहें तो, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है? क्या पूछा है? एक व्यापारी है कोई, ये 25 मीटर कोई कपड़ा को बेचता है तो इसको 5 मीटर का लाभ प्राप्त होता है। व्यापारी का लाभ परसेंट कितना है? ठीक, तो यहाँ ध्यान से समझिए, लाभ हानि के प्रश्न है आपके, ठीक ना। व्यापारी 25% कपड़ा बेचता है। कपड़ा बेचता है मतलब विक्रय मूल्य, ठीक ना। कोई भी बेचता है उसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक ना। तो विक्रय मूल्य कितना है? 25 मीटर कपड़ा है, ठीक। 25 मीटर कपड़ा जो भी हो, 25 मीटर है विक्रय मूल्य, ठीक। और उसको लाभ कितने का मिलता है? जब वो 25 मीटर बेचता है कपड़ा को, ठीक ना, तो लाभ कितने का मिलता है? 5 मीटर का। कितने का मिलता है? 5 मीटर। यही बोला है। कोई भी व्यापारी है 25 मीटर कपड़ा बेचता है तो उसको जो है 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, ठीक ना। 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। हमारे पास क्या पूछा है कि लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक। हमारे पास पूछा है कि लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक। लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या होता है? आपको सूत्र पता होगा। लाभ प्रतिशत बराबर होता है क्रय मूल्य, है ना। लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य नहीं, लाभ, ठीक है। यहाँ आपका होता है, देखिए, लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बट्टा में क्रय मूल्य, ठीक। लाभ बट्टा में क्रय मूल्य गुणा में आपका होता है 100। यही होता है लाभ परसेंट बराबर लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ तो अपने को पता है 5 मीटर, लेकिन क्रय मूल्य नहीं पता है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्यों? क्रय मूल्य मतलब खरीदा गया मूल्य। अब ये खरीदा कितना में है? जो बेचा है, उसके बाद जितना लाभ कमाया है उन दोनों को घटा देंगे तो क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, विक्रय मूल्य 25 दिया हुआ है, 25, और लाभ हो रहा है 5 का। 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर का लाभ हो रहा है, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 25 में 5 घटेगा तो आपका 20 मीटर हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकल कर आ गया हमारे पास 20। अब यहाँ आप मान रख दीजिए, लाभ का मान कितना है? 5 मीटर, 5 रख दिए। क्रय मूल्य का मान कितना है? 20 मीटर, तो 20 रख दिए। फिर यहाँ गुणा में 100 है तो गुणा में 100 रख दिए। इसको आप हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, 5 एकम 5, 5 छक्को 20 होता है। उसके बाद 4 एकम 4 होता है, 25 छक्को 100 होता है। कितना हो जाएगा? 25। यहाँ 25%। इस प्रकार से आप काट सकते हैं, जैसे भी आप काटना चाहें या जैसे आप काटने जानते होंगे, ठीक। तो यहाँ लाभ कितना निकल कर आया? लाभ परसेंट 25%। उस व्यापारी को कितने परसेंट लाभ हुआ? 25% का लाभ हुआ बेचने पर सामान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कितने प्रश्न है अब? चलिए 1 2 प्रश्न है, टाइम देख के हम कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप आसानी से हल कर सकते हैं लाभ हानि के प्रश्न। यदि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आते होंगे तो अच्छे से समझ में आते होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको वीडियो चाहिए तो ऊपर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट का भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। यदि मौका मिला मुझे तो आप कमेंट करोगे तभी ऐसा बन पाएगा, ठीक। क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगते हैं और आप अच्छे रेस्पॉन्स नहीं देते हो तो उससे बेकार अपने को भी लगता है, ठीक। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, 20% व x% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट 24% है, तो x का मान कितना है? हमारे पास पूछा है कि 20% व x% की कोई क्रमिक छूट है, ठीक ना, के बराबर एकल छूट जो है वो 24% है, तो x का मान कितना है? अब आपको क्रमिक छूट एक नया शब्द आप सुने होंगे, यदि आप नहीं सुने होंगे तो क्रमिक छूट जो होता है, क्रमिक छूट का मतलब होता है क्रम से छूट, ठीक ना। क्रम से छूट मतलब लाइन से छूट आपको मिल रहा है, जैसे पहले 10% का मिला फिर 20% का दे दिया, क्रम से जो छूट मिलता है उसको क्रमिक छूट बोला जाता है, ठीक। तो इसमें देखिए हमारे पास क्रमिक छूट क्या बोला है? 2 क्रमिक छूट बताया गया है। पहले क्रमिक छूट 20% है पहले, फिर आपका है x%, ठीक ना। 20% व x% है, तो 20% का मतलब क्या होता है समझिए। 20% को यदि हम भिन्न के रूप में प्रदर्शित करें तो ये 20/100 होगा, और 20/100 को यदि हम काटें तो 2 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा? 1/5। 1/5 कहने का मतलब है कि 5 रुपए के सामान को 4 रुपए में बेच रहा है, ठीक है।
₹5 के सामान को ₹4 में बेच रहा है, ₹5 के सामान को 1 कम करके बेच रहा है, ठीक है। मतलब ₹5 में ₹1 की छूट दे रहा है, तो ₹5 के सामान को ₹4 में दे रहा है। ये हुआ आपका 20% क्रमिक छूट, ठीक है। अब x% को हम मान लेते हैं कि कोई सामान है जिसको ₹रुपए का है, ठीक है। कोई सामान है जो ₹A का है, इसको B में बेच रहा है, ठीक है। मतलब A से B में बेच रहा है तो x% की छूट दे रहा है, क्योंकि x कोई निश्चित मान है नहीं, तो हम इसको भी अनिश्चित मान लेंगे, ए व बी, ठीक ना, जो एक रियल वैल्यू ना हो। तो ₹A के सामान को B में बेच रहा है, तो कितना हो रहा है इसमें जो क्रमिक छूट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? 24%। कितना हो रहा है? क्रमिक छूट जो है वो हो रहा है 24%। 24% का मतलब क्या हुआ? ₹100 का एक कोई वस्तु हो रहा था, ठीक ना, 100 का हो रहा था, तो इसको बेचा जा रहा है 100 में 24 घटा दो, ठीक ना, 100 में 24 घटा दो तो कितना हो जाएगा आपका? 10 में 4 जाएगा 6 हो जाएगा, और आपका 8 9 में तो जाएगा 7 हो जाएगा 76, ठीक। ₹100 के सामान को 76 में बेच रहा है। जब दो छूट दे रहा है, एक 5 को 4 में, फिर एक को B में बेच रहे हैं, तो 100 को 76 में बेचा जा रहा है। इस प्रकार से दो क्रमिक छूट में एक एकल छूट आ रहा है 24% का, मतलब 100 में 24 घटा दीजिए। अब देखिए अपने पास पूछा है कि x का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक। तो क्या हो जाएगा? देखिए यहां हमारे पास हो जाएगा यहाँ देखिए हमारे पास ये हो जाएगा 4 × 100। कितना हो जाएगा? 4 × 100। हाँ तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इस प्रकार से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्या हो जाएगा आपका? अनुपात निकल कर आएगा, ठीक ना, अनुपात निकल कर आएगा। तो देखिए 4 × 100 होगा, यहाँ हो जाएगा आपका 5 × 76, ठीक ना, 5 × 76। इसको हल करेंगे तो 100 छक्को 400 हो जाएगा। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 6 पंचे 30, 3 7 5 35 3 38। इस प्रकार से आपका 380 हो जाएगा ये, ठीक। अब आप इसको अनुपात के रूप में काट लीजिए तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 20 दूना आपका 40 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 19 दूना 38। कितना हो जाएगा? 19 दूना 38। मतलब 20 का वस्तु को 19 में बेचा जा रहा है। क्या? 20 के वस्तु को ₹19 में बेचा जा रहा है, ठीक ना। 20 का कोई वस्तु है उसको ₹19 में बेचा जा रहा है। ए जो है, ए का मान यहाँ 20 निकल कर आया, बी का मान अपने पास 19 निकल कर आया। तो कितना परसेंट है? 20 में एक छूट मिल रहा है 19, तो कितना परसेंट है? तो 20 में एक का छूट, एक छूट कितने में? 20 में, ठीक ना। x% कैसे निकालेंगे? 20 में एक का छूट है तो 100 पे कितने का छूट होगा? इस प्रकार से निकालेंगे। कितने पे होगा? 20 से कम 20 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, तो ये निकल कर आ जाएगा 5%। x का मान कितना निकल कर आ जाएगा आपका? 5% x का मान जो है निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। जब भी आपके पास क्रमिक छूट टाइप का बोले दो चीज का, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। यदि ए बी का मान पूछता फिर भी हम निकाल सकते थे, परसेंट पूछा फिर भी हम निकाल सकते हैं। तो ये सारे प्रैक्टिस सेट थे। आप बताइए कि आपको इसमें से कितने प्रश्न आते थे, कितने प्रश्न नहीं आते थे, कैसे लगे आपको प्रश्न। आगे आपको लिए एक होमवर्क मैं दे देता हूं, ठीक। आगे अगला प्रश्न है, देखिए 20 महिलाएं एक काम को 16 दिनों में कर सकती हैं तथा 16 आदमी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष व एक महिला की क्षमता के बीच का अनुपात कितना है? ऑप्शन में दिया हुआ है 3:4, 4:3, 5:3, 5:7। ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। फिर से एक बार प्रश्न बोल, 20 महिलाएं एक काम को 16 दिन में कर सकती हैं, 16 आदमी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष व एक महिला की क्षमता के बीच का अनुपात कितना है, ये आपको बताना है। इस समय व कार्य का प्रश्न है। तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो यही थे आज के सारे प्रश्न। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको इसी तरह से प्रैक्टिस सेट चाहिए या नहीं, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आप लोग को चाहिए तभी बनाया जाएगा, ठीक, क्योंकि मुझे भी मतलब आपका जब आप बोलोगे तभी बनाया जाएगा, वरना मैं बंद भी कर दूंगा इसको यदि आप नहीं बोलोगे मत बनाइए करके। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पे यदि नए होंगे तो, और इससे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो भी तैयारी करें सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चल मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।